हेलो बच्चों, देखो मैं रामचरण यादव आज लेकर आया हूँ आपको प्रश्नावली 15 व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो व्रत की परिधि और क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हमें व्रत के बारे में पता होना चाहिए। व्रत क्या है? देखो, व्रत का मैं आपको क्षेत्र बनाता हूँ। ये व्रत है। इस व्रत में यहाँ पर एक बीच में बिंदु होता है, उस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। अगर हम इसकी परिभाषा पूछें, अभी तक तो तुमने क्या पढ़ा होगा? व्रत एक गोल होता है। गोल तो एक गोला भी होता है और व्रत भी होता है, लेकिन व्रत द्विविमीय आकृति होती है और गोला त्रिविमीय आकृति होती है। तो गोला बाद में, पहले व्रत के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये बीच का बिंदु है, इसको हम स्थिर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु। इस स्थिर बिंदु से ये जो बिंदु हैं, ये एक बिंदु नहीं है, बहुत सारे बिंदु हैं, अनगिनत बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं। तो हम कहेंगे ये जो स्थिर बिंदु है, इससे सब समान दूरी पर हैं। तो यानी कि इन बिंदुओं को अगर कहें दोबारा से, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ, जो बिंदु पथ हम प्रश्नावली 10 में भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में वहाँ देख सकते हो आप अच्छी तरह से। ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, समान दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे बिंदुओं के बिंदु पथ को व्रत कहते हैं। और उस बिंदु पथ को व्रत की परिधि कहते हैं, और स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु से व्रत की परिधि के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं। ये आर हो गया। ये केंद्र है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, अंग्रेजी में ओ से लिखते हैं। ये कोई बिंदु ले लिया अपन ने ए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी त्रिज्या। ये व्रत की हो जाती है क्या? परिधि। और ये हो जाती है त्रिज्या। अब यहीं पर हम कुछ शब्दावली हैं व्रत के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं। उन शब्दावलियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको जानेंगे नहीं तो सवाल को समझेंगे कैसे? तो देखो, ये त्रिज्या जो है, और एक त्रिज्या और बना देता हूँ मैं। अगर ये त्रिज्या, चलो इसको साफ कर देता हूँ मैं, दूसरा बना देता हूँ चित्र। ये व्रत ले लिया अपन ने, ठीक है। अब इस व्रत को जब लेंगे अपन, तो यहाँ पर देखो, ये बीच में क्या है? व्रत का केंद्र है। क्या है? व्रत का केंद्र। इस केंद्र से देखो, ये एक त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, इसको ओ बोलेंगे। इस बिंदु को हमने ए कह दिया, और इस बिंदु को हमने क्या कह दिया? बी कह दिया। तो ओ से लेके ए तक की एक त्रिज्या ओ है, ओ से लेके बी तक की त्रिज्या ओ भी है, और ए से लेके बी तक देखो दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक है ये रास्ता है। तो देखो, यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो भी एक ही बात है, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी एक ही बात है। यानी कि ए से लेके बी तक, इसको हम चाप कहेंगे, चाप, ए बी। ये जो ऊपर चिन्ह बनता है, इसको चाप का चिन्ह कहते हैं। तो ए से बी तक जा रहे हैं, अगर इधर से रास्ते से जा रहे हैं तो इसको हम लघु चाप कहेंगे, और इधर रास्ते से जा रहे हैं तो इसको हम दीर्घ चाप कहेंगे। दीर्घ चाप और लघु चाप की पहचान कैसे होती है? दीर्घ चाप और लघु चाप की पहचान होती है कि जो त्रिज्याएँ हैं, इनके जो बीच का कोण है वह 180 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि जो आधा व्रत है उससे कम होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लघु चाप, दीर्घ चाप बता दिया अपन ने। जो केंद्र है, ये त्रिज्या होगी, ये चाप हो गया, ये भीतर का जो हिस्सा है, इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड जो होता है, दो चाप हो गए, सॉरी, दो त्रिज्याएँ हो गई और एक चाप हो गया। तो दो त्रिज्याएँ और एक चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, उसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक को केवल हम चाप कहते हैं। तो चाप जान गए, चाप व्रत की परिधि पर स्थित होता है, और त्रिज्यखंड व्रत के
क्षेत्रफल वाले हिस्से में होता है, भीतर होता है। त्रिज्यखंड होगा जो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच के हिस्से को कहेंगे, और जो चाप होगा वो केवल वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं के बीच होगा। अब चाप भी लघु होता है और त्रिज्यखंड भी लघु होता है। चाप लघु है, इसका मतलब ये त्रिज्याओं के बीच का कोण 180 डिग्री से कम है। तो दीर्घ चाप जो होगा वह शेष हो जाएगा, ये वाला। त्रिज्यखंड जो है वो ये टोटल ये हो गया। इसके अलावा जो ये हिस्सा बचा ये वाला, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। यानी कि यहाँ पर भी देखो ये त्रिज्या और ये चाप, इसको लेंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु चाप, दीर्घ चाप। अब आते हैं वृत्त के वृत्तखंड पर। एक वृत्तखंड और होता है। वृत्तखंड देखो ऐसे, इसको हम जीवा कहते हैं, ए और बी। कोई भी वृत्त है, कोई वृत्त के दो बिंदु हैं, एक ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। बिंदुओं ए और बी तक जाने वाली रेखा ए बी रेखा हो गई, जो वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है, इसको हम जीवा कहते हैं। जीवा और चाप, जीवा और चाप के जो बीच का हिस्सा है उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। यह भी दो हिस्से हो गए, ये छोटा वाला हिस्सा हो गया, इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और ये बड़ा वाला हिस्सा हो गया, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। यहाँ पर भी जो ये कोण है वह 180 डिग्री से कम होगा, तो हम इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, और 180 से ज़्यादा है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो देखो तीन चीज़ पढ़ाई है मैंने। वृत्त ये होता है चाप, और ये होता है इसके बीच का त्रिज्यखंड। यानी कि ये होती है वृत्त की परिधि, और इसके भीतर का होगा वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पे ये त्रिज्यखंड हो गया, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। उसके बाद ये वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड, और ये हो जाएगा इधर का वाला दीर्घ वृत्तखंड। तीन चीज़ों में अब हमें इनके 5 सूत्र पढ़ने हैं, तीनों चीज़ों से ही। ये 5 सूत्र हमारे याद हैं, तो हम प्रश्नावली 15.1, 15.2, 15.3 इस प्रकार से नहीं देखनी अपन को पॉइंटों से। अपन को तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ ये सूत्र याद हैं, और जो मैंने तुम्हें ये आकृतियाँ बताई हैं ये तुम्हारे क्लियर हैं, तो तुम प्रत्येक सवाल को कर सकते हो। तो पहला सूत्र है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ भाई? 2πr। दूसरा सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या होगा बताओ भाई? πr²। हम छठी क्लास से पढ़ रहे हैं। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। देखो यहाँ पर दो क्या है, गणित की राशि है, चर नहीं अचर है। पाई क्या है? पाई कांस्टेंट राशि है 22/7 जिसका मान होता है। आर त्रिज्या है। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। सवाल में अपन को त्रिज्या दी जाएगी और त्रिज्या का मान यहाँ रखेंगे अपन और इसको हल कर देंगे। इसमें भी यहाँ देखो पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और आर की जगह जो त्रिज्या अपन को सवाल में देंगे उसको लिखेंगे। दो सूत्र हो गए। तीसरा हो गया चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। चाप कहाँ होता है? देखो ये वाले यहाँ से यहाँ तक। तो चाप की लंबाई हम पढ़ेंगे। चाप आता है परिधि पर। परिधि पर यानी कि 2πr गुना θ/360। ये चाप की लंबाई का तीसरा सूत्र होता है। चौथा सूत्र हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कहाँ होता है? देखो दोबारा से बता देता हूँ। ये त्रिज्यखंड है, ये दो त्रिज्या हैं और उसके बीच में यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल वाले हिस्से में है, और क्षेत्रफल वाले हिस्से में है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। क्षेत्रफल की जगह लिखना है πr² गुना
थीटा बटे 360। देखो ये दोनों सूत्र एक जैसे हैं, इसमें थीटा बटे 360 है, यहाँ भी थीटा बटे 360 है। यहाँ पर मैंने 2 पाई आर लिखा है और यहाँ पर मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा है। 2 पाई आर चाप की लंबाई में लगाना है, क्योंकि चाप हमेशा परिधि पर होता है और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। और यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड वृत्त के भीतर होता है, इसलिए वृत्त के भीतर क्षेत्रफल होता है, इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र लगाए पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक और है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड भी देखो भीतर होता है, ये रहा, जीवा और चाप के बीच का होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा अपना सूत्र पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360। अब तुम सोच रहे हो त्रिज्यखंड का यही होता है, लेकिन इस त्रिज्यखंड में से वृत्तखंड का जब निकलेगा जब हम माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा और घटा देंगे, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा घटा देंगे। दोबारा से सूत्र सुन लो, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई का क्या होगा, 2 पाई आर गुना थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब इन सवालों में ये सभी लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये लघु चाप की लंबाई हो जाएगी। अब बात करते हैं दीर्घ का कैसे निकालेंगे। तो देखो चित्र से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ से लेके और ये वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड है। इसका अगर मैं निकाल लूँगा और सवाल में पूछ लिया हमसे दीर्घ का मान लो, तो दीर्घ का जब हमसे पूछेगा, हमने सूत्र से निकाला लघु का, तो हम दीर्घ का कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये दीर्घ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ। तो दीर्घ का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे त्रिज्यखंड में देखो, ये त्रिज्यखंड है, 2 त्रिज्याएं और चाप के बीच के हिस्से को त्रिज्यखंड कहेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अगर निकाल लिया मैंने, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछ रहा है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको अगर मैं घटा दूं लघु त्रिज्यखंड को, तो दीर्घ का जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई में भी अगर हमें पूरे वृत्त की परिधि में से, पूरे वृत्त की परिधि में से केवल इसको घटा दूं लघु चाप की लंबाई को, तो दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देखो, अब जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे इन सूत्रों का उपयोग करेंगे, और सूत्रों का उपयोग करते हुए हमारी समझ में आएगा कि हम इन सवालों को किस प्रकार से हल कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 15.1 के सवाल शुरू करते हैं अगली वीडियो में।